तो क्या कहता है फाइनल अकाउंट, कि फाइनल अकाउंट इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द क्या अकाउंटिंग ईयर। आप तो ये बच्चे जानते हो कि बिजनेस का अपना क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है। ये आपको जो रूल और रेगुलेशन जो गाइडलाइन है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ क्या इंडिया बनाया गया है, उसमें पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, कि हर एक बिजनेस को ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना नेसेसरी है। अगर उसको वो फॉलो नहीं करेगा तो उसके डेटा को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट बताता है कि हर एक बिजनेस को अपने अकाउंटिंग ईयर, मंथली भी कर सकता है, वो क्वार्टरली भी कर सकता है, हाफ ईयरली भी कर सकता है और ईयरली भी कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग ईयर उसका जो है सो 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। पता है समझ में, 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग ईयर जब भी होगा तो वो आपको या तो क्वार्टरली कर सकते, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो मंथली कर सकता है या क्वार्टरली कर सकता है या हाफ ईयरली कर सकता है या ईयरली कर सकता है। ठीक है, इसमें से कोई भी वो एज्यूम कर सकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब मान लो सपोज करो कि कोई एक कंपनी है जी जो अब चलेगा, मान लो उसका लाइफ है 100 साल, सपोज करो कि 100 साल तक वो चलेगा, तो क्या उसका रिजल्ट वो आफ्टर 100 ईयर जानेगा? नहीं, उसके लिए कोई ना कोई एक पीरियड एज्यूम करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि उस अकाउंटिंग ईयर में जो वो एज्यूम करता है, चाहे मंथली करे या ईयरली करे या हाफ ईयरली कोई भी करे, ठीक है, तो ऐसा वो क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि जो वो बिजनेस किया सालों भर या जो वो बिजनेस किया पूरे मंथ, ठीक है, उसको करने से क्या रिजल्ट फाइंड आउट हुआ या क्या उसका पोजीशन है। दो ही चीज, फिनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और टू नो द रिजल्ट एज वेल एज पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं या फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसका बनाने का क्या है, 2 ही ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट ये है कि टू फाइंड आउट द रिजल्ट, मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है, और दूसरा क्या है कि उसका पोजीशन क्या होगा, मतलब एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, फंड एक्सेट्रा। बता रहे समझ में? तो यही चीज आपको समझना है बच्चे, आप लोगों को इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो यही करेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट 2 प्रकार का होता है या 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, जो प्रिस्क्राइब्ड आपका जो ये कंपनी एक्ट 1956 जो अमेंडमेंट 2013 हुआ है, क्योंकि कंपनीज का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है बच्चे वो अलग बनता है, उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। लेकिन फिलहाल अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली कौन सा पढ़ेंगे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, यानी सोल प्रोप्राइटर का पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे यहाँ से हटोगे आगे बढ़ोगे तो पार्टनरशिप का बनाओगे, फिर उससे आगे बढ़ोगे तो फिर जाकर के क्या बनाओगे, कंपनी का बनाओगे, यानी लास्ट में कंपनी का होता है। तो पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडिंग कंसर्न का हम लोग फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं पहले हम लोग वो सीखेंगे। फिर उसके बाद पार्टनरशिप में जो सर पढ़ा रहे हैं उसको पार्टनरशिप में सर बताएंगे आपको बैलेंस शीट, है ना, कि कोई पार्टनर है, 2 पार्टनर है, तीसरा पार्टनर आ गया तो अब बैलेंस शीट कैसे रहेगा, ठीक है, 3 पार्टनर है, 1 पार्टनर डेथ कर गया तो बैलेंस शीट कैसा होगा, 4 पार्टनर है, 1 पार्टनर रिटायर कर गया तो बैलेंस शीट कैसा होगा आपको, हाँ वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो अलग मैटर है, उस पर हम लोग अलग में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो क्या करेंगे कि पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली बैलेंस शीट या सॉरी फिनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस का तो कॉन्सेप्ट हम पहले बताए हैं अभी आपको, ठीक है, कि जितने भी डेटा है ट्रायल बैलेंस में बच्चे वो डेटा या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यानी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, या नहीं तो अनदर पार्ट जो है पोजीशन स्टेटमेंट जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं उसमें जाएगा, यानी कहीं ना कहीं वो एक ही जगह जाएगा। अगर वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा तो पोजीशन में नहीं जाएगा, अगर वो पोजीशन में जाएगा तो इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए कि आपको पहले भी हम बताए हैं कि बच्चे 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
क्या बताए थे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब बार बार। तो रेकरिंग जितने भी नेचर के होते हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिसीप्ट हो या चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, पेमेंट हो, तो इट इज शोड। अगर रिसिप्ट है तो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, अगर वो एक्सपेंडिचर है तो अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्योंकि स्टेटमेंट को दो पार्ट में बांटा गया बच्चे, तो लेफ्ट को हम लोग डेबिट साइड कहते हैं और राइट को क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। तो अब वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी खर्च है, जो भी एक्सपेंडिचर है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो वो यहाँ पर आपको प्रूफ हो जाएगा, डेबिट में ही आएगा। और जो इनकम है वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो ये बात हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। तो जितने भी रेवेन्यू नेचर के हैं उसके लिए इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, और जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट है, उसके लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। या इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू नो द रिजल्ट एज वेल एज, क्या रिजल्ट मींस ग्रॉस रिजल्ट और क्या नेट रिजल्ट। ग्रॉस रिजल्ट इज आल्सो नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस रिजल्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, और नेट रिजल्ट को ही हम लोग नेट प्रॉफिट कहते हैं। हाँ, ये बात अब अलग है कि सर अगर पार्टनरशिप में पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप फिर आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम अभी सोल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज या टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, देन सेकंड पार्ट इज कॉल्ड क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको, और जो दूसरा स्टेटमेंट है पोजीशन स्टेटमेंट, तो पोजीशन स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट is a statement, not an account. It is divided into two sides, left hand side और क्या, right hand side. Left hand side is called capital and liability side, and right hand side is called assets and property side. जैसे इनकम स्टेटमेंट को हम दो पार्ट में बांटे ना, कि लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर साइड और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्या, रिसिप्ट साइड, लेकिन रेकरिंग, और उसमें क्या जाता है, नॉन रेकरिंग। तो ओवरऑल इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया जो भी बताए हम। ट्रायल बैलेंस में तो ऑल आइटम को शो करते हैं, चाहे वो रेकरिंग हो या क्या हो, नॉन रेकरिंग हो, सभी प्रकार के आइटम को ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट में तो नॉन रेकरिंग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसको शो करते हैं। हाँ, अब इनकम स्टेटमेंट में चूंकि दो पार्ट बताए ना, कि एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज बैलेंस शीट। तो दो पार्ट तो इनकम एक्सपेंडिचर भी तो होते हैं बच्चे, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर, की कैपिटल रिसिप्ट की रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आपको रेवेन्यू से जो प्रिपेयर होता है उसकी, उसी को तो हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। और जो कैपिटल नेचर से आइटम से जो जिसको प्रिपेयर करते हैं उसको तो हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। तो ये माइंड सेट कर लेना कि ऑल आइटम्स है ना, ऑल आइटम्स मींस चाहे तो वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे तो वो कैपिटल से रिलेटेड हो, सभी आइटम को ट्रायल बैलेंस में सौंपी जाती है। लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट की बात आएगी तो इनकम स्टेटमेंट में ओनली फॉर क्या, रेवेन्यू आइटम्स, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू क्या, एक्सपेंडिचर। और बैलेंस शीट में क्या, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आइटम्स, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या फिर क्या हो, कैपिटल रिसिप्ट हो। नहीं, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, जो आपके पोजीशन को बताए। ऐसे कहते हैं गांव सब में, तुमको हम देख लेंगे। मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा क्या कैपेसिटी है, तुम्हारे कैपेसिटी से मेरा कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। इट मींस तुमसे ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास में है, तुमसे ज्यादा धनवान हम हैं, तब तो तुमको हम देख लेंगे। सवाल यहाँ यह है कि पोजीशन जो शो करता है उसी को तो हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। और जो परफॉर्मेंस और पोजीशन दो ही चीज तो होता है। आप पढ़ रहे हो, आपका क्या परफॉर्मेंस, आप रिजल्ट आपका आएगा, वही तो आपका परफॉर्मेंस है। नहीं, पोजीशन अलग चीज हो गया। पोजीशन में तो हम तो उसको रैंक देते हैं ना, ठीक है, कि पोजीशन में तो चलो फर्स्ट रैंक है कि सेकंड रैंक है। मार्क्स जो हुआ, तो बिजनेस जो चलता है, तो बिजनेस का जो पोजीशन हुआ, इसका मतलब है कि बिजनेस के पास में लैपटॉप है, कि बिजनेस के पास में फर्नीचर है, कि बिजनेस के पास में एसी है,
मतलब ये उसका एसेट्स है, कभी भी बेच करके कोई भी काम कर सकता है। तो पोजीशन स्टेटमेंट में बच्चे एसेट्स को शो किया जाता है और लायबिलिटी, हाँ कितना लेना है और कितना देना है। जो डेटर क्रेडिटर याद है बताए थे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए ऊपर में, फिनेंशियल स्टेटमेंट। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे याद रखना। स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले बच्चे लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल स्टेटमेंट। लिखिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट, financial statement are those statements financial statement are those statements which are prepared at the end of the accounting year, which are prepared at the end of the accounting year, which are prepared at the end of the accounting year to know the, which are prepared at the end of the accounting year to know the result bracket before, that is gross profit or net profit, bracket बंद करो, as well as position, gross profit or and नहीं, gross profit or net profit. Result में gross profit और क्या net profit, net profit bracket बंद करो. Financial statement are those statements which are prepared at the end of the accounting year to know the result as well as position. That is balance sheet. As well as position. As well as position. At the end of the, एक लैंग्वेज भी लगा सकते हो, हालांकि ऊपर में तो लिख दिए हो ना, of the business enterprises, position of the business, that is balance sheet bracket बंद कर दो. देखो जहां पोजीशन लिखा है ऐसे देखो, पोजीशन और यहाँ ब्रैकेट क्या लिख देंगे, दैट इज बैलेंस शीट है ना, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस, ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस, व्यवसायिक क्रम नहीं हुआ ठीक। एक बार पढ़ो तो देखो, छोटा सेंटेंस लिखवाए हैं लेकिन इसमें आपका बहुत मीनिंग है।
समझ में आया? लिखो इन अदर वर्ड, चेंज करके, इन अदर वर्ड financial statement, in other word financial statement are organized, financial statement are organized, financial statement are organized, summarizes of, याद करके लाना है, तैयारी करके लाओगे, organized summarizes of detailed information about financial position, and performance of an enterprise, for a particular period. बताओ दोनों स्टेटमेंट, दोनों मीनिंग हमको पढ़ के बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, पीरियड का मतलब यहाँ एक बात समझ लो बच्चे कि से मंथली, आगे हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं पीरियड के आगे ब्रैकेट में, से मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। ठीक है, आप जो बिजनेस का एज्यूम करते हो अकाउंटिंग ईयर, बच्चे याद रखना अकाउंटिंग ईयर बिजनेस का कभी भी एक साल से ज्यादा का नहीं हो सकता है। एक साल के अंदर में वो मैक्सिमम पीरियड हो जाएगा 1 ईयर। हाँ, एक साल के अंदर में वो क्वार्टरली भी कर सकता है, वो ईयरली भी कर सकता है, वो हाफ ईयरली भी कर सकता है, वो मंथली भी कर सकता है, प्रिपेयर वीकली भी कर सकता है, बट डे टू डे स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। आप हर एक दिन स्टेटमेंट तैयार बिजनेस का नहीं कर सकते हो। हाँ, हर एक दिन बिजनेस के बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड डे टू डे होता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आपको यूनिवर्सिटी में आया था, याद है मुझे, कि वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर में, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, वेयर बुक कीपिंग एंड्स एंड अकाउंटेंसी बिगिंस and accountancy end then auditing begin। मतलब बुक कीपिंग का काम जहां समाप्त होता है वहां पर अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है, और जहां अकाउंटिंग का काम समाप्त होता है वहां पर ऑडिटिंग का काम स्टार्ट होता है। हो सकता है ये सब्जेक्ट आप लोग के बुक में सिलेबस में नहीं है, बीकॉम में है ये, ठीक है। ऑडिटिंग का मतलब ये होता है बच्चे, ध्यान से समझ, ऑडिटर का नाम सुने हो? यस सर। जो ऑडिटर के द्वारा काम किया जाता है उसी को तो ऑडिटिंग कहते हैं। बड़े बड़े बैंक का, बड़े बड़े कंपनी का, आप जानते होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, तो सीए किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करता है, वो ऑडिट करता है। मतलब एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यूएशन करता है, ठीक है, उसका रिजल्ट जो भी है, ये सब तो जूनियर स्टाफ काम करता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब जो है, हाँ, वो एक बार देखता है और देखने के बाद उसको सिग्नेचर करता है। क्या करता है? क्योंकि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसके ऊपर में है। साइन करने का मतलब क्या हुआ? सही है, कि सही है। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत उसमें हो गया, गलत हो गया, तो उसका आईसीएआई के ऊपर में क्या हो जाएगा? एक ऐसा ही केस आया था, शायद मध्य प्रदेश का था, बीआरएस का, उसमें वो क्या गलत कर दी थी वो, ठीक है, क्लेम हो गया, ठीक है। तो याद रखना है कि एक ऑडिटर जो है, ऑडिटर का काम करने का, इसीलिए तो उसका पैकेज उतना ज्यादा होता है कि पूरे कंपनी का बागडोर जितना भी फिनेंशियल है वो सभी तरह का काम करने का उसी के हाथ में है, इसीलिए उसका पैकेज क्या होता है? हाई होता है। अगर भारत सरकार को, समझ गए, पहले डेटा मिलता है भारत सरकार से, क्या कौन डेटा लेता है? आईसीए इंस्टीट्यूट को देता है डेटा,
कि मुझे इस साल कितना की जरूरत है सीए की 100, तो वो जो इंस्टीट्यूट है वो उतना का ही रिजल्ट क्या करेंगे, आउट करेंगे, ताकि कोई सीए बैठे नहीं। जनरली ऐसे ही होता है, इसीलिए इसका रिजल्ट जो है तो क्या होता है, यूपीएससी से भी मैंने जो रिजल्ट होता है उससे भी इसका कम होता है, फाइनल का सीए फाइनल का रिजल्ट होता है कम होता है, समझ गए। खैर इस टॉपिक पर हम लोग नहीं जाएंगे, ये समझ लीजिए बेसिक। तो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आया कि फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं इसको, कि फिनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर करना मस्ट है, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ना और ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो ट्रेडिंग दूसरा क्या नॉन ट्रेडिंग। तो दोनों ही, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों ही फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना हो वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है, लाइक सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सब किसमें आ गया, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपका मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स, प्रोफेसर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया जी, हाँ अनाथालय भी हो जाएगा, जिम भी हो जाएगा, ये सब तो पटना क्लब है, ये सब क्या हो जाएगा, सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो दोनों ही प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे लिखिए, और डिफिनेशन लिखना है इसका कि हो गया, समझ में आ गया, ओके। नीचे लिखिए पैराग्राफ लिखिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न consist the following, या इसको अपने लैंग्वेज में अगर हम बताएं कि under the soul trading concern there are 2 types of क्या financial statement, लैंग्वेज में इसको फिक्स कर सकते हैं। इस सोल ट्रेडिंग कंसर्न के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को है 2 भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। Namely, first part is called income statement, then second part is called position statement. Income statement are also classified into 2 categories, trading account and profit and ये बच्चे हम आपको इसका बता रहे हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, कि जिस बिजनेस का मालिक और नौकर है ना दोनों एक ही व्यक्ति हो, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उस बिजनेस को क्या हम लोग कहते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं, या सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, दोनों नाम कहते हैं। तो नीचे लिखो, फर्स्ट लिखो ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ बेसिकली हम एक लाइन इसमें लिखवाएंगे मात्र, और इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। थोड़ा डैश देके लिख लो उसमें, व्हिच शोज ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट अपने शब्दों में बताएं आपको। ये कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग तो तीनों लिखवा देते एक लाइन से, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या बैलेंस शीट, और सब में एक एक लाइन का क्यों प्रिपेयर करते हैं। अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न उसको बनाता है तो उसको बनाने का क्या उद्देश्य है, पर्पस क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो पहला है ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, लिख दो, सोच बोले यार, किताबी लैंग्वेज, व्हिच शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, दोनों में कोई लैंग्वेज लिख सकते हैं, व्हिच शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस एंटिटी, व्हिच शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, यहां और लिखिएगा क्योंकि दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट और
Gross loss of the business entity for a given period. For a given period. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? यानी गिवन पीरियड का मतलब ये हुआ कि जो अवधि के अंतर्गत आप बिजनेस के बुक्स में ट्रांजैक्शन किए होंगे, रिकॉर्डिंग किए, क्लासिफाइंग किए, जर्नल बनाए, लेजर बनाए, ट्रायल बनाए नहीं जी, तो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। आपका तो अकाउंटिंग का काम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अभी क्वेश्चन एक बोले थे ना कि बुक कीपिंग जहां समाप्त होता है, तो बच्चे आप याद रखना, अगर क्वेश्चन कभी इस तरह से आए एग्जाम में, तो आप उसको इस तरह से ये करोगे, एक्सप्लेन करोगे कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये किसका सेक्टर है? बुक कीपिंग का। आइडेंटिफाइंग भी लिख देना, ठीक है, ये तीनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो ये आ गया बुक कीपिंग का सेक्टर। और दूसरा जो आ गया, तो बच्चे आपको यहाँ पर समझ में आया कि जो भी, देखो क्या बता रहे थे, जो भी बुक निकालना कीपिंग और अकाउंटिंग बता रहे थे। उसका समय दिया रहेगा। हाँ, तो वो नोट्स लिखवाए, वो नहीं बता रहे थे। हम बता रहे थे ये कि बुक कीपिंग इन सन अकाउंटेंसी बिगिन। तो रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये तीनों सेक्टर किसका होता है? बुक कीपिंग का। और जैसे ही समराइजिंग हो जाएगा या आपका एनालाइजिंग हो जाएगा, तो ये सब सेक्टर किसका हो जाएगा? अकाउंटिंग का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट लिख लिए। दूसरा देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है बच्चे? तो विच शोज, which shows net profit or net loss. Simple. Net profit or net loss. अकाउंट बनाने का मकसद यही है कि उस बिजनेस का कितना नेट प्रॉफिट हुआ। अच्छा, ये इतना तो जानती हो ना कि बिजनेस कब चलेगा? बिजनेस करने से प्रॉफिट होगा तभी तो बिजनेस चलेगा। अगर बिजनेस का प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो कोई बिजनेस को कैरी करेगा? बच्चे, इसका पता जब तक चलेगा नहीं तो फिर कैसे हो पाएगा? तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने का मकसद क्या है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जानकारी को प्राप्त करना। अगर लॉस हो जाएगा वहीं पर क्लोज कर देगा, प्रॉफिट होगा चलेगा और हम इसको क्या करें? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हाँ, एक चीज और है यहाँ पर, जो पॉइंट हम अभी आपको लोगों को नहीं बताए कि इनकम स्टेटमेंट में एक अकाउंट और भी बना सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है, लेकिन चूंकि हालांकि वो कंपनी केसेस में आ जाता है बेसिकली, कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा बच्चे, तो वो लार्ज स्केल का बिजनेस हो गया, वो स्मॉल स्केल का बिजनेस नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में एक अकाउंट और बढ़ जाता है इनकम स्टेटमेंट में। कौन सा अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्योंकि वी नो दैट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड क्या? सेलिंग प्राइस। तो जब तक इसको कॉस्ट का पता नहीं चलेगा तो वो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट कर पाएगा? क्योंकि ये तो एस्टिमेटेड है। प्रॉफिट क्या है? एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। अगर कोई सामान 100 रुपया में हम बना लिए, हम 20% प्रॉफिट ले रहे हैं कॉस्ट का, तो इसका मतलब कितना हो गया प्रॉफिट? तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? ठीक है। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन कहेगा नहीं, हम सेलिंग प्राइस पर ही प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट दो पर फाइंड आउट होता है, दो पर निकलता है, एक तो कॉस्ट प्राइस और दूसरा क्या? सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उस अकाउंट को क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जैसे कि ट्रेडिंग क्वालिफाई ना, वो
ग्रॉस प्रॉफिट और क्या ग्रॉस लॉस। उसी तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या लिखोगी, टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, उत्पादन की लागत को जानने के लिए जो अकाउंट क्या करते हैं, बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उस अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, बैलेंस शीट, विच इज समरी, बैलेंस शीट में लिखिएगा which is summary of assets and liabilities, which is summary of assets and liabilities, which is summary of assets and liabilities showing financial position, showing financial position of the enterprise on a particular date. Which is Yes, sir. business of assets and liabilities showing financial position of the enterprise on a particular, यानी एक निश्चित तिथि को, एक निश्चित तारीख को, वो निश्चित तारीख कब होगा, अकाउंटिंग ईयर इंड, जिस तारीख को हम अकाउंटिंग ईयर क्या करेंगे, इंड करेंगे। अगर साल भर का एज्यूम करते हैं तो 1 अप्रैल को बिगिनिंग हो गया तो 31 मार्च को क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। तो 31 मार्च को क्या उस बिजनेस का एसेट्स हुआ और क्या उस बिजनेस का लायबिलिटी हुआ, इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं। तो वही लैंग्वेज यहाँ पर लिखवाए कि विच इज समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज ऑन अ पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डे, डेट नहीं, डेट में डेट नहीं लिखिएगा, डे कर दीजिएगा, पर्टिकुलर डे। चलिए, ये तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का हो गया। अब उसी का पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ पैराग्राफ चेंज करके, वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का था, अब कंपनी का लिखवा रहे हैं। ऐसे तो कंपनी में बहुत सारा होता है, लेकिन 2-3 को याद करने के लिए रख लो। Financial statement of a company, financial statement of a company consist financial statement of a company consist of the following, फर्स्ट लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट में लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ, हाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा लिखिए बैलेंस शीट,
सेकंड लिखिए बैलेंस शीट। और थर्ड लिखिए बैलेंस शीट के बाद आगे लिखिए एंड इफ रिक्वायर्ड, एंड इफ रिक्वायर्ड बैलेंस शीट एंड इफ रिक्वायर्ड, अगर आवश्यकता है तो। तीसरा लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। थर्ड में लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट टुगेदर विथ सपोर्टिंग नोट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है सो नोट्स के साथ, टुगेदर विथ सपोर्टिंग नोट्स। ओके एक बार पढ़ के देखो तो मुझे यहाँ पर बताओ तो कोई दिक्कत है इसमें? कुछ पूछना है कहीं से किसी बच्चे को? बैलेंस शीट कंपनी का बैलेंस शीट है, अगर रिक्वायर्ड आवश्यकता है बैलेंस शीट बनाने का तो बनाएगा, नहीं होगा तो नहीं बनाएगा वो। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के लिए बेसिकली कहाँ पैसा आया, कहाँ पैसा गया, कहाँ से आया कहाँ गया, इस चीज की जानकारी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। इसका नोट्स कि अब आवाज नहीं, सपोर्टिंग नोट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कैश मनी आपके पास आ रहा है तो किस, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो सब नोट्स का अलग अलग नोट्स बनाना। ठीक है, इसको आगे जब चैप्टर पढ़ोगे तो और ज्यादा डिटेल समझ में आएगा। सिर्फ ये सिर्फ समझ लीजिए कि नोट्स में आपको कैश का दो ही नेचर होता है, इनफ्लो या आउटफ्लो, पैसा का आना या पैसा का क्या जाना। कैश कम दैट इज कॉल्ड इनफ्लो, कैश गोज आउट दैट इज कॉल्ड क्या आउटफ्लो। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। ओके बच्चे, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? हाँ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।